अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू योर कंपेनियन। आज की वीडियो में हम पाक 522 का लेक्चर नंबर 11 अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान को कवर करेंगे। लेक्चर 10 ने हमें पाकिस्तान मूवमेंट में ख़वातीन और तलबा का किरदार पढ़ा था। हमने देखा था कि फ़ातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत ने मुस्लिम लीग की वुमेंस विंग की मुनज़्ज़म किया और 1945 टू 1946 के इलेक्शन में भी ख़वातीन को मुतहर्रिक किया। फिर बेगम राना लियाकत अली ख़ान ने APWA की बुनियाद रखी। फिर बेगम शाइस्ता करामुल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली में कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में हिस्सा लिया। फिर हमने देखा फ़ातिमा सुगरा ने मार्च 1947 में पंजाब सिविल सेक्रेटरीट्स पर चढ़कर यूनियन जैक हटाकर मुस्लिम लीग का परचम लहराया था। फिर मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन हमने देखी 1937। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इस्लामिया कॉलेज की हमने डिफरेंट स्टूडेंट्स की तंजीमें देखी। तो स्टूडेंट्स अभी तक LMS में पाक 522 के 11 लेक्चर्स तक का सिलेबस आया हुआ है, यानी कि 11 लेक्चर तक के जो कंटेंट है, जो हैंडआउट्स हैं, वो अपलोडेड हैं। तो 11 तक मैंने ये लेक्चर बना दिए हैं। आगे जैसे ही आते हैं जाएंगे वो मैं अभी साथ में बनाता जाऊंगा। और स्प्रिंग 2026 के मिड टर्म्स का सिलेबस पाक 522 का अनाउंस हो चुका है। और अब आपका सिलेबस लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 15 यानी लेक्चर 1 से लेक्चर नंबर 15 तक होगा और आपका पेपर सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये सब दिखाता था कि पाकिस्तान की तहरीक सिर्फ लीडर्स की नहीं बल्कि पूरी कौम की मेहनत का नतीजा थी। मगर इस मेहनत के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना तो सामने आए वो मुश्किलात जिनका अंदाज़ा भी नहीं था। आज के लेक्चर 11 में हम उन्हीं अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान पर रोशनी डालते हैं कि ये वो मरहला था जहाँ पाकिस्तान को प्रैक्टिकली सर्वाइव करने के लिए बहुत बड़े इम्तहान देने पड़ने थे। जब पाकिस्तान वजूद में आया तो खुशी के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आए जिनकी तरफ फौरी तवज्जो देना ज़रूरी था। पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज कम थे, माहिरीन की कमी थी और इंडिया के साथ तकसीम के फैसले में नाइंसाफ़ी पर मबनी थी। इस लेक्चर में हम इस मेजर अर्ली प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे, जिसमें पहली थी रेफ्यूजी प्रॉब्लम, यानी कि लाखों महाजिरीन की आमद और उनकी इमदाद और आबादगारी का सामान करना। फिर डिवीज़न ऑफ एसेट्स, फाइनेंशियल, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव एसेट्स की तकसीम में रुकावटें थी। फिर रेडक्लिफ अवार्ड यानी बाउंड्री कमीशन के नाइंसाफ़ाना फैसला था। और वाटर डिस्प्यूट, पाकिस्तान के पानी के हकूक़ का इंडस वाटर ट्रीटी हुई जो, और उसके बाद प्रिंसली स्टेट एंड एसेशन, जो ये आज़ादाना रियासतें थी हैदराबाद और कश्मीर, उनका मसला था। फिर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, नई रियासत के इंतज़ामी मसाइल, कैपिटल क़यादत का खलल। तो हमारा पहली प्रॉब्लम इसमें देखें तो अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान में रेफ्यूजी प्रॉब्लम, जिसमें थी कि रेफ्यूजी प्रॉब्लम वाज द मैसिव ट्रूमेटिक माइग्रेशन ऑफ अबाउट 6 to 7 मिलियन मुस्लिम्स फ्राम इंडिया टू पाकिस्तान। जब तकसीम का ऐलान हुआ तो दोनों तरफ के लोग अपनी जान और माल बचाकर उस मुल्क की तरफ भागे जहां जहां उनकी मर्ज़ी की अक्सरियत थी। मुसलमान इंडिया से पाकिस्तान की तरफ और हिंदू और सिख पाकिस्तान से इंडिया की तरफ हिजरत कर गए। तकरीबन 6 से 7 मिलियन मुसलमान थोड़े ही अरसे में पाकिस्तान में आए और ज़्यादातर वेस्ट पाकिस्तान यानी कि पंजाब, सिंध और कराची में आबाद हो गए। यहाँ पर कायदे आज़म की एक स्टेटमेंट थी कि द रेफ्यूजी हैज़ इंड्योर्ड अनइमेजिनेबल हार्डशिप बट देयर रिसाइलेंस विल सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ ग्रेट नेशन, यानी कि महाजरीन ने नाकाबिले बयान मुश्किलात का सामना किया है, लेकिन उनकी हिम्मत हमारी कौमी बुनियाद बनेगी। हम मिलकर मुश्किलात पर काबू पाएंगे। अभी हम देखें वायलेंस एंड ह्यूमन सफरिंग। तो हिजरत अमन से नहीं हुई, बहुत सारी कम्युनल वायलेंसेस हुई, जिसमें फसादात, रैलियाँ, गाड़ियों पर हमले और लाखों लोग मकतूल हुए। बहुत से ख़ानदान बेचार हो गए। महाजरीन बिल्कुल कंगाल, बेघर और साइकोलॉजिकली, फिजिकली और इमोशनली टूटे हुए हालात में पाकिस्तान पहुंचे थे। यहाँ पर गवर्नमेंट को भी डिफरेंट चैलेंजेस का सामना हुआ कि जिनमें हाउसिंग थी, इतने सारे लोगों के लिए घर नहीं, टेम्परेरी कैंप्स यानी कि पनाहगाह लगाए गए, लेकिन वो भी ओवर क्राउडेड हो गए। फूड एंड वाटर की प्रॉब्लम थी, खाना और साफ़ पानी फराहम करना एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। हेल्थ केयर की बात थी, फिर बहुत से महाजरीन बीमार और ज़ख्मी थे मगर मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। एम्प्लॉयमेंट की कमी थी, लोगों को नौकरियों की ज़रूरत थी ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा बना सकें, लेकिन मौके कम थे। पॉपुलेशन प्रेशर था, कराची और लाहौर जैसे शहरों की आबादी एकदम बढ़ गई थी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव पड़ गया था। अभी हम सेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन देखें तो सरकार ने जो कदम उठाए उनमें थे कि हिंदुओं और सिखों की छोड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ मुसलमान और महाजरीन को अलाट की गई और रेफ्यूजी कैंप्स बनाए गए ताकि फौरी पनाहगाह मिले और महाजरीन को नौकरियां दिलाने और मुआशरे में शामिल करने की कोशिश की गई। खैर, इन मुश्किलात के बावजूद महाजरीन अपने साथ हुनरमंदी, तजर्बा और मेहनत लाए और उन्होंने आगे चलकर पाकिस्तान की सनत, तिजारत और तलीम में अहम किरदार अदा किया था। अभी हम सारे एसेट्स की डिवीज़न की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया के फाइनेंशियल एसेट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट और सरकारी
जायदाद को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तकसीम होना था और पाकिस्तान का हिस्सा 750 मिलियन रुपए था, कैश का बैलेंस था। लेकिन इंडिया की बदनीयती ये यहाँ पर निकली और इंडिया ने फौरी सिर्फ 200 मिलियन रुपए दिए और बाकी 550 मिलियन रोक लिए। इस रुकावट की वजह से पाकिस्तान को सख्त फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। नई रियासत के पास सरकारी खर्चे और तनख्वाहों और महाजरीन की इमदाद के लिए पैसे नहीं थे। इसमें गांधी का जो किरदार था कि उनका था कि खून का बदला खून नहीं नाइंसाफ़ी। तो महात्मा गांधी ने पाकिस्तान के साथ इंसाफ की हिमायत की और जनवरी 1948 में उन्होंने भूख हड़ताल यानी कि हंगर स्ट्राइक की, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट पर अखलाकी दबाव डाला। इसके नतीजे में इंडिया ने बाकी 550 मिलियन पाकिस्तान को अदा कर दिए। लेकिन यहाँ पर अफसोसनाक हकीकत ये थी कि गांधी ने पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी की हिमायत की थी। उन्होंने भूख हड़ताल जो की थी, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट पर जो दबाव डाला था, उसके नतीजे में उन्होंने बाकी 550 मिलियन रुपए वापस कर दिए थे। लेकिन एक अफसोसनाक हकीकत हुई कि 30 जनवरी 1948 को एक नथुराम गोडसे एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट था, उन्होंने गांधी को कत्ल कर दिया था। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि गांधी ने पाकिस्तान के साथ इंसाफ और फाइनेंशियल एसेट की अदायगी की हिमायत की थी। इस कत्ल से बरसगीर की सियासत में एक और जख्म डाल दिया था। अगर हम पार्टीशन तकसीम में देखें तो आर्म फोर्सेस का इंतखाब इस तरह किया गया कि पार्टीशन के वक्त फ़ौजियों की इजाज़त दी गई कि वो पाकिस्तान या इंडिया की फ़ौज ज्वाइन करें। मुस्लिम रेजिमेंट्स पाकिस्तान आई, जबकि नॉन मुस्लिम रेजिमेंट्स इंडिया चली गईं। शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर हो गई। पाकिस्तान की फ़ौज में तकरीबन तकरीबन 1,50,000 जवान थे, लेकिन सिर्फ 2500 ही ट्रेन मुस्लिम ऑफिसर थे। ज़रूरत थी 4000 की, इसलिए कायदे आज़म ने मजबूरन 500 ब्रिटिश ऑफिसर टेम्परेरली हायर किए थे। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की बात करें तो पूरे 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ इंडिया में थे। इंडिया ने एक भी फैक्ट्री पाकिस्तान को नहीं दी थी और बाद में 16 मिलियन रुपीज़ के कंपेंसेशन दिया था, लेकिन मिलिट्री प्रोडक्शन की सलाहियत नहीं दी थी। उसके बाद मिलिट्री सप्लाईज़ की बात करें कि जो सप्लाई दी गई वो पुरानी घिसी हुई और नाकाबिले इस्तेमाल थी। स्टेट बैंक का क्या हुआ? इस फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क़याम किया, जो कि मुल्की मुआशी निगहबान बनाया गया। नेक्स्ट है द रेडक्लिफ अवार्ड, unjust division and its impact. The Radcliffe Award, announced on August 1947, was the boundary demarcation between India and Pakistan drawn by Sir Cyril Radcliffe. Due to time pressure and lack of local knowledge, the award resulted in several Muslim majority areas being given to India. British government ने सर रेडक्लिफ जैसे हिंदुस्तान के बारे में कोई ख़ास मालूमात नहीं थी को चंद हफ्तों में पंजाब और बंगाल के सरहदें खींचने का हुक्म दिया था। उन्होंने मजहबी अक्सरियत की बुनियाद पर बाउंड्री ड्रा की, मगर सियासी दबाव और स्ट्रेटजिक कंसिडरेशन की वजह से मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके भी इंडिया को दे दिए गए। हम पंजाब में इनकी नाइंसाफ़ी देखें तो फ़िरोज़पुर, अमृतसर और गुरदासपुर में 60% मुस्लिम आबादी थी, ठीक है, लेकिन वो इंडिया को मिल गया। अमृतसर मुस्लिम अक्सरियत थी, इंडिया को मिल गया। गुरदासपुर मुस्लिम मेजॉरिटी थी, गुरदासपुर यहाँ पर भी वो भी इंडिया को मिल गया। फिर पठानकोट जो कि गुरदासपुर का ही हिस्सा था, वो भी इंडिया को मिल गया। गुरदासपुर यहाँ से कश्मीर की तरफ एक ज़मीनी रास्ता जाता है। अगर गुरदासपुर पाकिस्तान को मिलता तो कश्मीर तक पाकिस्तान को फौरी रसाई होती। इसकी जगह इंडिया को देने से इंडिया को कश्मीर पर कंट्रोल करने का मौका मिल गया। कहा जाता है कि ये फैसला माउंटबेटन के दबाव से लिया गया था। फिर इसके बाद हम बंगाल में नाइंसाफ़ी की बात करें तो ईस्ट बंगाल, जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी को सिर्फ 40% एरिया मिला था। कलकत्ता पोर्ट इंडिया के हाथ चला गया, जो कि पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक नुकसान था। फिर हम रेफरेंडम में लोगों ने पाकिस्तान के साथ जाने का फ़ैसला किया, मगर ओवरऑल डिवीज़न इम्बैलेंस था। हम इसके असरात देखें तो लाखों लोगों के रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा। एग्रीकल्चर और ट्रेड की कदीमी नेटवर्क टूट गया था। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सियासी और फौजी तनाव बढ़ गया था और पाकिस्तान का रेडक्लिफ अवार्ड अनजस्ट था, क्योंकि पाकिस्तान मेजॉरिटी इलाके भी इंडिया को दे दिए गए थे। इस पर बाद वाटर डिस्प्यूट यानी कि पानी पर तनाज़ा हो गया था। द वाटर डिस्प्यूट अरोज फ्राम द पार्टीशन ऑफ पंजाब कनाल इरीगेशन सिस्टम। यहाँ पर यह हुआ था कि पंजाब के जो नाली निज़ाम यानी कि नहरी निज़ाम था, दुनिया का बेहतरीन इरीगेशन सिस्टम था में से एक था, और उसकी तकसीम के बाद जहाँ से नहरों को पानी मिलता था, नालों को पानी मिलता था, वहाँ पर इंडिया के कंट्रोल में आ गए। खास करके फ़िरोज़पुर जो हेडवर्क्स यानी कि सुतलज और मधुपुर हेडवर्क्स यानी कि रावी, पाकिस्तान की ज़मीनों को पानी इन्हीं नालों और इन्हीं दरियाओं से मिलता था। अभी इंडिया पानी रोक सकता था। अप्रैल 1948 के बहरान में इंडिया ने टेम्परेरली पाकिस्तान के नालों की तरफ पानी बंद कर दिया था, यानी कि पाकिस्तान के जो दरिया थे, जो रिवर्स थे, उनके में पानी बंद कर दिया था। मुल्तान, बहावलपुर जैसे इलाकों
की फसलें और आबादी खतरे में पड़ गई थी और एक आर्जी मुआहदा हुआ था, मगर मसला हल नहीं हुआ था। फिर उसके बाद आती है इंडस वाटर ट्रीटी 1960। वर्ल्ड बैंक की मदद से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये ट्रीटी हुई। पाकिस्तान को दिए गए वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चनाब, और इंडिया को दिए गए ईस्टर्न रिवर्स जिनमें रावी, ब्यास एंड सतलज था। पाकिस्तान ने अपनी तरफ मंगला और तरबेला डैम्स बनाए ताकि पानी का ज़ख़ीरा हो जाए और इरिगेशन जारी रहे। वाटर डिस्प्यूट आज भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, खास करके इंडियन डैम्स और वाटर डाइवर्सेशन प्रोजेक्ट अब भी पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। ये इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात के एक मुस्तकिल मसला है। अभी भी जितनी जंगें होती हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो ज़्यादातर पानी के मसले की वजह से ही होती हैं। उसके बाद हम प्रिंसली स्टेट्स एंड देयर एसोसिएशन के देखें, जो आज़ादाना रियासतें थीं। एट पार्टीशन ओवर 500 princely state had to choose accession to India or Pakistan based on geography, population and their ruler decision. Dispute arose over Muslim ruler acceded to Pakistan and India occupied it. Hyderabad Muslim ruler wanted independence, India annexed it, and Kashmir Muslim majority Hindu ruler acceded to India, triggering war. इसमें यह होता कि ब्रिटिश इंडिया के साथ 500 से ज़्यादा रियासतें प्रिंसली स्टेट थीं। इनके राज्यों को अपनी मर्ज़ी से इंडिया या पाकिस्तान में शामिल होने का हक था, लेकिन जियोग्राफी, अवाम की मर्ज़ी और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिक की बुनियाद पर। पहले हम जूनागढ़ डिस्प्यूट देखें तो इसके रूलर थे नवाब महाबत खान, जो कि एक मुस्लिम थे। यहाँ पर हिंदू अक्सरियत थी। नवाब ने सितंबर 1947 में पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। इंडिया ने इसे कबूल नहीं किया। उनका कहना था कि जूनागढ़ चारों तरफ से इंडियन टेरिटरी में घिरा हुआ है, और 9 नवंबर 1947 को इंडिया ने जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया और बाद में रेफरेंडम करवाकर इसे इंडिया में मिला लिया था। इस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि नवाब का फैसला आईनी था, इसलिए तस्लीम करना चाहिए था। इसे वाकई डिस्ट्रस्ट बढ़ाया गया। उसके बाद जो हैदराबाद का डिस्प्यूट हुआ, इसमें था कि इसमें के रूलर थे निज़ाम, जो कि मुस्लिम थे। यहाँ पर भी हिंदू अक्सरियत थी। निज़ाम ने खुद मुख्तार रहने का फ़ैसला किया, ना इंडिया में रहने का और ना ही पाकिस्तान में। इंडिया ने इसे मंजूर नहीं किया और 13 सितंबर 1948 को इंडिया ने मिलिट्री ऑपरेशन, जिसका नाम ऑपरेशन पोलो से, हैदराबाद पर हमला किया और 17 सितंबर को कब्जा कर लिया। और यहाँ पर भी पाकिस्तान की मजबूरी थी कि पाकिस्तान ने हैदराबाद के हक़ में वाद उठाई, मगर मिलिट्री और पॉलिटिकल कैपेसिटी कम होने की वजह से नहीं कर सके, यानी कि मुदाखलत नहीं कर सके थे। फिर हम कश्मीर का, जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट इशू है, ये आज भी इंडिया पाकिस्तान में टेंशन की सबसे बड़ी वजह है। कश्मीर के स्ट्रेटजिक लोकेशन पाकिस्तान और इंडिया और चाइना की सरहदों पर है। मुस्लिम अक्सरियत 75% है और जो दूसरे हैं महाराजा हरी सिंह हिंदू की हुकूमत ने इसे बड़े से गिर के सबसे बड़ा तनाज़ा बना दिया था। 12 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो कि ताकि तिजारत मसाला जो कि मुवासलात जारी रहे, इसलिए हुआ था। अक्टूबर 1947 को ट्राइब्समैन फ्रॉम पाकिस्तान एंटर्ड कश्मीर टू सपोर्ट मुस्लिम अगेंस्ट ऑपरेशन। महाराजा ने इंडिया से फौजी मदद मांग ली। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन करके कश्मीर इंडिया को दे दिया और इंडिया ने फौज भेज दी। 1947 टू 1948 फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वार शुरू हुई। कश्मीर कायदे-ए-आज़म का मौक़िफ़ था कि कश्मीर इज़ अ मुस्लिम स्टेट एंड इट्स पीपल मस्ट बी अलाउड टू डिसाइड फ्रीली वेदर दे वांट टू जॉइन पाकिस्तान और इंडिया। एक्सेशन टू इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी इज़ अनजस्ट एंड अनएक्सेप्टेबल। जिन्ना का कहना था कि एक्सेशन ज़बरदस्ती और गैर जमहूरी था। उन्होंने रेफरेंडम का मुतालबा किया ताकि कश्मीर अवाम अपनी मर्ज़ी बता सके कि वो इंडिया में जाना चाहते हैं या पाकिस्तान में। कश्मीर की तकसीम हो गई और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान को मिल गया। इसमें एक केस फायर यानी कि LOC, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल भी बोला जाता है, वो भी बनाई गई। पहले सीज़ फायर लाइन UN की निगरानी में थी। 1971 की जंग के बाद शिमला एग्रीमेंट 1972 के तहत इसे लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया, जिसके असरात ये हुए कि कश्मीर पर 1947 टू 1948, उसके बाद 1965, 1971 की जंगें लड़ी गई थी। आज भी कश्मीर इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट है। यहाँ पर नेक्स्ट है इंडियाज़ डबल स्टैंडर्ड इन प्रिंसली स्टेट एक्सेशंस। यहाँ पर जूनागढ़ की बात करें तो वहाँ के रूलर मुस्लिम थे, लेकिन पॉपुलेशन हिंदू मेजॉरिटी थी। यहाँ पर जो मानावदर, ये मुस्लिम रूलर थे लेकिन मेजॉरिटी हिंदू की थी। हैदराबाद में भी मुस्लिम रूलर थे लेकिन हिंदू मेजॉरिटी थी। कश्मीर में हिंदू रूलर था लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी थी। नतीजा ये निकला कि जब रूलर मुस्लिम था तो इंडिया ने अवाम की बात की, और जब रूलर हिंदू था तो इंडिया ने रूलर की बात मानी। ये क्लियर डबल स्टैंडर्ड था। नेक्स्ट हम एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम देखें तो पाकिस्तान को इंतज़ामी तौर पर बिल्कुल सिफर से शुरू करना पड़ा, यानी कि हर चीज़ ज़ीरो थी।
यहाँ पर ट्रेंड सिविल सर्वेंट्स की भी कमी थी। बहुत से तजर्बाकार सिविल सर्वेंट्स इंडिया में रह गए और पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं था। फिर दफ्तर और रिकॉर्ड की कमी थी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ज़्यादातर इंडिया में थे और पाकिस्तान के पास ना दफ्तर थे और ना ही कोई रिकॉर्ड। डिवीजन्स ऑफ सर्विस की भी कमी थी। रेलवेज, पोस्टल सर्विस, कम्युनिकेशन सिस्टम की तकसीम भी बेतरतीब थी। लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं था। राइट्स और मैस माइग्रेशन ने अमन अमान क़याम रखना मुश्किल बना दिया था। कैपिटल का मसला था। बहुत सोच विचार के बाद कराची को कैपिटल बनाया गया क्योंकि ये इकनॉमिक हब था, लेकिन यहाँ ये फैसला भी आसान नहीं था। उसके बाद जो लीडरशिप का खलर था वो भी बहुत ज़्यादा था कि इवन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 11 सितंबर 1948 को इंतकाल कर गए थे। पाकिस्तान का अपना बानी और सबसे बड़ा रहनुमा खो बैठे थे और उनकी क़यादत का खलल पर पुर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर 16 अक्टूबर 1951 को प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान की शहादत भी हो गई। दूसरा बड़ा सदमा था कि पाकिस्तान की सियासी इस्तवारी मज़ीद कमज़ोर हो गई थी। ईस्टर्न और वेस्ट का पाकिस्तान दोनों हिस्सों के दरमियान 1000 मील का फैसला था, जिनकी ज़बान, सकाफ़त और इंतज़ामी मुश्किलात की वजह से इन्हें यकजा रखना मुश्किल था। ये फैसला आगे चलकर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश की अलहदगी की बेसिस बना। तो स्टूडेंट यहाँ पर कंक्लूजन है। तो पाकिस्तान ने अपने क़याम के फौरी बाद बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया। रेफ्यूजी क्राइसिस, नाइंसाफ़ी, एसेट्स की तकसीम, रेड क्लिफ की गलतियाँ, पानी की झगड़ा, रियासतों का मसला और इंतज़ामी कमज़ोरियाँ। इन मुश्किलात ने इस मुल्क को सियासी, मुआशी और समाजी बुनियादों को मुतासर किया, मगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत और अवाम की हिम्मत और कौमी इत्तेहाद ने पाकिस्तान को सर्वाइव करवाया। इन इब्तदाई मसाइल को समझना इसलिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री, उसके इंडिया के साथ ताल्लुकात और उसकी अंदरूनी सियासत को समझने। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पाकिस्तान के अर्ली प्रॉब्लम्स को कवर किया, जिसमें रेफ्यूजी प्रॉब्लम थी कि 6 to 7 मिलियन मुसलमान आए, वायलेंस हुई, हाउसिंग, फूड, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट का बहरान हुआ। फिर डिवीज़न ऑफ एसेट्स हुई, जिसमें भी नाइंसाफ़ी की गई। पाकिस्तान को 750 मिलियन रुपए से इंडिया ने सिर्फ 200 मिलियन दिए। और उसके बाद गांधी की भूख हड़ताल ने जनवरी 1948 के बाद बाकी 550 मिलियन भी मिले। मिलिट्री एसेट भी नाइंसाफ़ी तकसीम हुई। कोई आर्डनेंस फैक्ट्री ना मिली, पुराना सामान दिया गया। स्टेट बैंक 1 जुलाई 1948 को बनाया गया। फिर रेड क्लिफ अवार्ड जो थे मुस्लिम मेजॉरिटी फिरोजपुर, गुरदासपुर को इंडिया को मिले और कश्मीर की लैंड रूट इंडिया के हाथ लग गई। और बंगाल में भी इम्बैलेंस बाउंड्री नाइंसाफ़ाना थी और लाखों बेघर हो गए। फिर वाटर डिस्प्यूट जो हुआ कि इंडिया ने हेड वर्कर्स पर कब्जा करके अप्रैल 1948 में पाकिस्तान का पानी रोक दिया। और 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई और पाकिस्तान की वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चिनाब मिले थे। मसला अब भी पूरी तरह हल नहीं है। उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जिनमें जूनागढ़ मुस्लिम रूलर थे, उन्होंने पाकिस्तान ज्वाइन किया, मगर इंडिया ने कब्जा कर लिया। फिर हैदराबाद के ऑपरेशंस पोलो से एनेक्स किया। फिर कश्मीर जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी थी लेकिन रूलर हिंदू था, और उसके जो राजा हरी सिंह था उसने इंडिया के साथ इलाहा कर लिया और इंडिया ने रूलर की एक्सेशन मान ली, जबकि दूसरे स्टेटस में आवाम की बात को डबल स्टैंडर्ड लिया गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम हुई, सिविल सर्वेंट्स की कमी, दफ्तर नहीं थे, कराची कैपिटल बना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1948 को इंतकाल कर गए और लियाकत अली खान 1951 को वफात पा गए और लीडरशिप की कमी हो गई। ईस्ट पाकिस्तान का 1000 मील का फैसला और 1971 में बांग्लादेश की पाकिस्तान से अलहदगी। तो स्टूडेंट्स, यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और इस लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स और पर्सनैलिटीज़ के नेम हैं वो मैंने इस फाइल में एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल वीडियो कंपेनियन को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।